राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो हमारा जो विषय चल रहा था मित्रों, वो चल रहा था संधि के विषय में। और संधि हमने कर ली थी, दीर्घ संधि करी थी हमने और गुण संधि करी थी। ठीक है, तो आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहेगा यण संधि और वृद्धि संधि। तो सबसे पहले यण, चूंकि थोड़ी आसान है और छोटी भी है, तो इसलिए पहले हम करेंगे यण संधि, उसके बाद में करेंगे विसर्ग संधि। तो यण संधि के लिए व्याकरण में एक सूत्र आता है इको यणचि। इको यणचि, इको यणचि सूत्र कहता है कि इक स्थाने, इकः स्थाने यण स्यात् स्यादचि संहितायां विषय। अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश होता है, आदेश होता है अच परे रहने पर, अच परे रहने पर। मित्रों, इको यणचि जो सूत्र है इसको अलग करके लिखते हैं तो इक यण और अच, तीन शब्द हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। इको में इक हो गया, यणचि यण और अचि में अच। तो इसके कहने का मतलब है इक के स्थान पर, इक प्रत्याहार में क्या आता है आपको याद होगा, इक में आता है ई, उ, री और लरी। इक के स्थान पर क्या हो, यण, य, व, र और ल। हलंत, हलंत क्यों लगाए हैं मैंने ये आपको बताऊंगा जब हम संधि के उदाहरण करेंगे तब। ठीक है ना। और वैसे व्यंजन होते ही अर्धमात्रिक है, मैंने आपको बताया था पहले भी। व्यंजनों के अंदर स्वर लगाए जाते हैं ताकि उनका उच्चारण किया जा सके। ठीक है। और अचि माने स्वर, कोई भी स्वर। तो आप इन तीन शब्दों से इस पूरी परिभाषा को याद कर सकते हैं। अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो इसकी परिभाषा रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। इक के स्थान पर क्या होगा, यण होगा। कब होगा, अच परे रहने पर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इको यणचि यण संधि विधायक सूत्र है, यण संधि करने वाला सूत्र है। यह कहता है इक के स्थान पर यण, इक स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषय। अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहने पर। ठीक है। इक के स्थान पर, इक माने ई, उ, री और लरी। ठीक है। यण क्या है, यण होता है, इनका क्या बनता है, इनकी जगह पर यण आता है। ठीक है। कब आता है, जब बाद में क्या हो, कोई भी स्वर हो। इतना समस्या, कोई समस्या नहीं है। यहां तक समझ में आ गया होगा मित्रों आपको। तो देखते हैं आगे। इक, इक प्रत्याहार में क्या आता है, ई, उ, री और ब्री। यण प्रत्याहार में क्या आता है, य, व, र और ल। ठीक है। इन इकों को यण कब होता है, जब बाद में कोई स्वर आए, बाद में कोई भी स्वर आए, आने पर। ठीक है। इक, इनका नाम क्या है, इक, इनका नाम क्या है, यण। इकों को यण होता कब है, जब बाद में कोई स्वर आए। किन के बाद में स्वर आए, इकों के बाद में जब कोई भी स्वर आए,
इक के बाद में कोई भी स्वर आए तो इक किस में परिवर्तित हो जाएगा, इक परिवर्तित हो जाएगा यण के अंदर। इतना क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हम आगे उदाहरण के माध्यम से संधि को समझेंगे। जैसे कि मेरे सामने एक शब्द आ गया अभी धन उदय। तो देखिए कि यहां इक प्रत्याहार, किसी भी संधि के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पूर्व भाग, पूर्व माने आगे वाला, ठीक है, और एक होता है पर भाग, पर माने पीछे वाला। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस पूर्व भाग का जो अंतिम स्वर है वो क्या है, इक प्रत्याहार का स्वर है अ, अलग करने पर अ भ ई, ठीक है, उ दया। देखिए मित्रों, ई और उ ये दोनों मिलेंगे। इकोयणती सूत्र क्या कह रहा है कि इक के बाद, इक प्रत्याहार में ई आता है या नहीं आता, पहले देखो, ई उ री ली, मतलब ई आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां हमें ई प्राप्त हो गया। इक के बाद में क्या इसकी शर्त है कि कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो उ क्या है, स्वर है कि नहीं है। तो इक के बाद में कोई भी स्वर होने पर इकों को, सिर्फ इक को, इन्हें क्या होगा, यण होगा। ठीक है, यण होगा। तो अब हमें एक बात जो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, गुण संधि में मैंने क्लियर इसलिए नहीं की थी कि शायद आपको यूं लगे कि बड़ी डिफिकल्ट हो रही है हमारे लिए, इसलिए मैंने वो गुण संधि आपको सरल तरीके से 10वीं तक के लेवल से समझा दी थी। ठीक है, हमें थोड़ा समझना चाहिए कि सबसे अलग कैसे पढ़े हम, सबसे अलग क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसने कहा इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा अच परे रहने पर, तब इसने अपनी परिभाषा के अंदर इकोयणसी सूत्र ने कहीं पर भी यूं नहीं कहा कि ई के स्थान पर यह करना है, ई के स्थान पर क्या करना है, यह करना है, उ के स्थान पर वह करना है, री के स्थान पर र करना है, ली के स्थान पर ल करना है, नहीं कहा था इसने। इसलिए केवल इतना कहा कि इक के स्थान पर यण करना है, इक के स्थान पर क्या करना है मित्रों, यण करना है। ठीक है, इतना ही इसने कहा था। तो अब हमें यहां पर यण की प्राप्ति हो रही है, यण प्रत्याहार हमें प्राप्त हो रहा है। इतना ही इसने कहा कि इक के बाद में अगर कोई स्वर आएगा तो यण संधि होगी, अर्थात यण आदेश होगा इक को। एक बार फिर से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक अंत तक वीडियो ना देख लो तब तक स्किप नहीं करना है। ठीक है, कि इक के स्थान पर, इक में क्या आता है, इक में आता है मित्रों ई उ री और ली, और यण में क्या आता है, यण में आता है य व र ल। ठीक है, ठीक है ना। तो इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर क्या होता है, यण होता है। लेकिन इक के स्थान पर यण कब होता है, जब बाद में कोई अच आए, बाद में कोई स्वर आए। तो ये इक है, ठीक है ना, और ये स्वर है। इक के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो इक को क्या करना है, यण करना है। इक को क्या करना है मित्रों, यण करना है। बात यहीं पर है, यण करना है। अब बात ये हो गई कि यण में तो य व र और ल ये चारों ही आ रहे हैं, और ये चारों कहेंगे मैं जाऊंगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसने तो इतना ही कहा ना कि यण करो, और तो कुछ नहीं कहा। तो अब ये समस्या हो गई, इनमें झगड़ा हो गया कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। य व र और ल झगड़ रहे हैं आपस में इधर जाने के लिए। ठीक है, तो एक सूत्र आता है, स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। उस सूत्र के अनुसार कहते हैं जब कोई प्रसंग आए
भाई कोई समस्या आ गई आपको, तब आपने सदृशतम निकटतम आदेश करना है। निकटतम आदेश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मित्रों, पहले देखते हैं इकार का उच्चारण स्थान। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, इचु यसानाम तालु। इकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। ठीक है, इसके स्थान पर हमने यण करना है ना, इसी के स्थान पर तो यण करना है, तो हमें इसका उच्चारण स्थान देखना पड़ेगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो देखते हैं इनमें से उच्चारण स्थान तालु किसका है। सबसे पहले गए हम ल के पास कि ल यण करना है हमें, और तू भी तो यण के अंदर है, चल तेरे को वहां ले जाते हैं। तो ल बोला चलो जी मैं भी चलता हूं, लेकिन किसने पूछा भाई ल तू जा तो रहा है, लेकिन तेरा उच्चारण स्थान क्या है, तू इस ई का निकटतम है क्या। तो पूछा ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसने विद्वान ने बताया कि ई का उच्चारण स्थान तो तालु है। लेने कहा नहीं, मेरा उच्चारण स्थान क्या है बताओ। ल का उच्चारण स्थान, लकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋतु लसानाम दंता। इसने कहा भैया मेरा तो है उच्चारण स्थान दंत, अहम दंत्यस्मि। तो इसने कहा अगर तू दंत्य है तो तू नहीं जा पाएगा। ठीक है, फिर रहने कहा कि मैं जाऊंगा, क्योंकि यण में तो नाम मेरा भी आता है। फिर वही बात, र का उच्चारण स्थान ऋतु ऋषाणा मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। लेकिन ई का जिसकी जगह पर हमें आदेश करना है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो नहीं, तेरी भी छुट्टी, यू आर आउट फ्रॉम द गेम। फिर हम गए वह के पास कि अब देखो 2 तो हमने हटा दिए, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यहां गए तो इसको वह ने कहा चल मैं चलता हूं, क्योंकि यण में तो ना मेरा भी आता है। तो फिर वही बात, भैया वह बताओ तेरा उच्चारण स्थान क्या है आपका। वह ने कहा वकारस्य दंतोष्ठम, मेरा उच्चारण स्थान तो दंतोष्ठ है। तू भी नहीं जा पाएगा। अब बच गया यह ने कहा मुझे ले चलो भाई। तो कहा चल तुझे ले चलते हैं, पहले तू अपना उच्चारण स्थान बता। तो यह ने कहा इचु यसा नाम तालु, और इधर भी ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु। तो उन्होंने कहा हाँ जल्दी आ, गाड़ी में बैठ, चल तेरे को ही वहां करना है। क्यों, क्योंकि हमें निकटतम आदेश करना होता है। हमें क्या करना होता है, निकटतम आदेश करना होता है। इसलिए हमने ई के स्थान पर क्या कर दिया, तालव्य, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान भी तालु है और यह का उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु है। इसलिए हमने ई को कर दिया य। बात समझ में आई ना। हम अक्सर पढ़ते हैं ई उ रील री की जगह य व रेल आ जाता है। मैं भी आपको वो परिभाषा रटवा सकता हूं, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि हमने अगर सूत्रों के मुताबिक अगर हम संधि पढ़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल ढंग से पढ़नी तो चाहिए ना। संधि रटने से क्या होता है, रट तो हम 9वीं 10वीं तक रटते ही रहते हैं, कुछ अलग से तो पता हो हमें। ठीक है ना, इसलिए यह के ये आ गया, हमें प्राप्त हो रहा है अ। ठीक है ना, उसके बाद में भ। हमने भ को हलंत कर दिया था ना। क्यों कर दिया था आपको पता है, कईयों को पता नहीं होता। हलंत हमने इसलिए किया मित्रों, देखो कि अभी भैक से हमने निकाला क्या था, इकार, स्वर निकाल दिया था। तो बिना स्वर के व्यंजन क्या होता है, हलंत होता है, आधा होता है, अर्धमात्रिक होता है। ठीक है ना, इसलिए भय क्या हुआ, हलंत। और ई की जगह हमने क्या किया था, यह। तो ये आ गया, ई की जगह क्या हो गया, य। ठीक है, और इधर उदया। इतना क्लियर है ना। तो ये जो मात्रा थी, अब हम ऐसे पढ़ेंगे क्या, अभय उदया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, वर्ण सम्मेलन करके ही लिखेंगे। वर्ण सम्मेलन करने पर अ आधा भय, यह हलंत है, उ यह में चला जाएगा और बन गई मात्रा अभ्युदया। बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। अभी प्लस में उदय, अ भय, ई अलग कर दिया, उ दया, ई और उ। ठीक है, इक के स्थान पर इक के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है।
तो इक्वयंती सूत्र क्या कहता है कि ई के बाद में कोई स्वर आए तो ई को क्या करें, यण करें। तो यण में हमने ई का निकटतम कौन है, यह है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यह कर दिया। और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बना, अभ्युदयः। क्या बना, अभ्युदयः। कोई समस्या, क्लियर हो गया। तो इधर देखिए एक बार ध्यान से, प्रत्येक को समझेंगे। प्रति प्लस में एकम, प्रतिधन एकम। तो देखो प्रति एकम, वर्ण विच्छेद करेंगे, प्र त ई एकम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहां पर, प्रत्येकम। उसी प्रकार शुद्ध उपास्य क्या लिखेंगे, सु ध ई उपास्य। इक के स्थान पर क्या करना है, यण करना है, लेकिन करना कब है, जब बाद में कोई स्वर हो। ठीक है, तो इकार के बाद में कोई स्वर है, उ है, तो ई को क्या करेंगे, निकटतम कौन है, यह करेंगे। तो शब्द क्या प्राप्त हुआ हमें, क्या बना हमारा, सु ध य उपास्य। ठीक है, उ किस में मिलेगा, यह में मिलेगा, सु ध उ इधर आ गया, मात्रा बन गई उपास्य, शुद्ध उपास्य। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मित्रों हमने यहां पर लिख दिया शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य सम्यक अस्ति। इसी प्रकार मधुवरी, म ध उ अ री। ठीक है, इधर क्या है, इक में से है क्या, उ, देखो ई उ रील री। हाँ सर, इक प्रत्याहार में आता है ना। और बाद में क्या स्वर थी, शर्त क्या थी कि बाद में कोई स्वर हो, इक के बाद में कोई भी स्वर आने पर इक को क्या होगा, यण होगा। तो हाँ जी, स्वर भी है तो इक को यण कर दें, इस इक को क्या कर दें, यण कर दें। और यण में उ का निकटतम कौन है, एक बार फिर चलते हैं, वही प्रक्रिया दोहराते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए वो प्रक्रिया। ठीक है, य व र और ल। देखिए यह का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यसानाम तालु। क्या है इसका उच्चारण स्थान, तालु, नहीं चलेगा। रहेगा क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, नहीं चलेगा। ल का उच्चारण स्थान दंत न, ये भी नहीं चलेगा। तो वह का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। लेकिन जब हमने देखा वह का उच्चारण स्थान, वह का उच्चारण स्थान क्या, वकारस्य दंतोष्ठम। और उ का उच्चारण स्थान क्या है, उपपदमानियानाम ओष्ठौ, अर्थात इसके उच्चारण स्थान में भी ओष्ठ है और वकार के उच्चारण स्थान में भी क्या है, ओष्ठ है। इसलिए हमने क्या किया मित्रों, उ की जगह क्या कर दिया, वह कर दिया। ठीक है, उ की जगह वह करने पर म ध व अ री, वर्ण सम्मेलन करने पर मधुवा इसमें मिल जाएगा, रिही, मधुवा रिही। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मधुवा रिही। अन्वय इसी प्रकार अ न उ आया, उ इधर क्या है, ए, उ को क्या होगा बाद में स्वर आने पर
अभी हमने कहा था ना, उसी प्रकार देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें वह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वह। और इधर अ है, मिलाने पर क्या बनेगा, अन्वयः। क्या बनेगा मित्रों, अन्वयः। तो हम लिख देंगे अन्वयः। पितृइच्छा, इधर देखो ध्यान से, पितृ प्लस इच्छा। यण की प्राप्ति हो रही है, इक के बाद में कोई स्वर आ गया तो यहाँ पर यण की प्राप्ति हो गई। तो री का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान भी मूर्धा और रे का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, मूर्धा। इसलिए हमने री की जगह क्या कर दिया, रे कर दिया ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी ता र इ छा। वर्ण सम्मेलन करने पर जो बेटा त्रय बनता है ना मित्रों, जो त्रय बनता है वो क्या मिला करके बनता है, हलंत तय और रे को मिला करके क्या बनता है, त्रय। ठीक है। और जब वर्ण सम्मेलन करेंगे, पितृच्छा। त्रय बनता कैसे है, त्रय में जो होता है हलंत तय होता है और रे होता है। ठीक है, उनको मिला करके हम जो पढ़ते हैं त्रय पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार ये कैसे क्या बन गया, पितृच्छा। कोई समस्या नहीं है, आ गया समझ में। पितृच्छा चले है, पितृच्छा इस प्रकार हमारा पितृच्छा सिद्ध होता है। ठीक है। धात्र्यंसः, देखो धात्री धन अंशः, धात री अंशः। री की जगह क्या करेंगे, उसी प्रकार ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का उच्चारण स्थान भी मूर्धा और रे का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, मूर्धा। इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया, री की जगह पे र कर दिया। क्या कर दिया, री की जगह पे र कर दिया। हमें प्राप्त हो रहा है धात र अंशः। एक बार फिर देख लो त्रय बनता कैसे है, त्रय तय व हलंत तय और रे को मिला करके हम बनाते हैं त्रय। ठीक है। रे में क्या है मित्रों, इसमें इस रे में है स्वर, क्या, र और अ। ठीक है। अब अगर अ लगा है तो इस तरह लिखा जाएगा। अगर री होता त्रि तो यहाँ पे क्या लग जाती, मात्रा लग जाती। अगर तय के बाद में रा होता तो क्या बन जाता, त्रा बन जाता। और तय के बाद में रू होता तो क्या बन जाता, त्रु बन जाता ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बना था, पितृच्छा। और यहाँ पर र है तो क्या बनेगा, धा त्रन सहा। कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार हमारा क्या बनता है, धात्रंसः। तो ये है मित्रों आपकी यण संधि, लाकृति, लृ प्लस आकृति। ठीक है। तो मिला करके देखते हैं, लृ आकृति। अब ये मत कहना कि लृ में जी क्या है, लृ में री है। लृ एक अलग स्वर है, ई उ री लृ। ठीक है। तो लृ हम पढ़ते हैं इक, ई उ री लृ। तो ई उ री लृ जो है, इकों के स्थान पर क्या होता है, यण होता है। ये किस में बदले जाएंगे, ये यणों में बदले जाएंगे। लेकिन कब बदले जाएंगे, जब बाद में कोई स्वर हो। तो स्वर है क्या, यण संधि करने लायक शर्त पूरी हो रही है क्या, देखो पहले यहां पर क्या है, लृ है, मतलब इक में से कुछ ना कुछ है। इधर कोई स्वर है या नहीं है, अगर स्वर नहीं होगा तो यण नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ स्वर भी है तो करो यण। लो जी, हमने तो कर दिया, यण लिखो। तो अब लृ का क्या होगा, यण में से य व र ल 4 आते हैं, य व।
र और ल। तो इसने कहा भैया देखो ल का ली का उच्चारण स्थान, तो कहने लगा जी ऋतु लसानाम दंतः, ली का उच्चारण स्थान दंत है, तो इधर देखो ल का उच्चारण स्थान क्या है, इसका भी दंत है, तो कर दो जी इसका दंत कर दो। क्या कर दो? दंत कर दो। तो हमने क्या कर दिया, ल प्लस आकृति, और ल में आ मिला तो क्या बना, लाकृति इति सिद्धम। इस प्रकार हमारा क्या बनता है, लाकृति बनता है। उदाहरण क्लियर आपके? ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक बार जो मैं लिखवा रहा हूं उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके लिए गण संधि और आसान बन जाए। इको को ई उ री और ली जो उच्चारण स्थान के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, जो इसको साधारण तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए है ई उ री और ली। किस में बदल जाते हैं? ई बदल जाता है य में, उ बदल जाता है वो में, री बदल जाता है र में, और ली बदल जाता है ल में। ठीक है, बाद में कोई भी स्वर आने पर, बाद में कोई भी स्वर आने पर, ठीक है ना। इक को क्या होगा बच्चे, यण होगा। कब होगा? जब बाद में कोई स्वर आए। ठीक है, तो देखो मधु प्लस अरिही, इस तरह से समझ लेना इसको। जिनको नहीं समझ में आया, उ के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो उ को किस में बदलेंगे? उ को देखो ई किस में चेंज होगा, य में। उ किस में चेंज होगा, व में। तो क्या बनेगा, म ध व अरिही। वर्ण सम्मेलन करने पर क्या बना, मधुवरिही। ठीक है, उसी प्रकार इति एतत्, ई है, ए है, तो ई को किस में चेंज करेंगे? जब बाद में कोई स्वर आएगा तो य में चेंज करेंगे। ई किस में बदलेगा, य में। य ए तत्, मिलाने पर क्या बनेगा मित्रों, ये मात्रा यहां गई, इत्येतत्। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, उसी प्रकार धात्री प्लस में अंसहा, धात्री धात री अंसहा। निकाल लिया तो तय क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो री किस में चेंज होगा, देखो री किस में चेंज होगा, र में चेंज होगा, तो बना धात र अंसहा। र में ए मिला दिया तो र पूरा हो जाएगा, तो बनेगा धात्रंसहा। उसी प्रकार ली प्लस आकृति, ली किस में चेंज होगा, ल में चेंज होगा, ल प्लस आकृति। ल के अंदर ए मिला तो क्या बनेगा, लाकृति ही। लाकृति किसका नाम है मित्रों, लाकृति कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। जिसकी आकृति ली के समान है वो है लाकृति, भगवान श्री कृष्ण। अस्तु, तो ये थी आपकी मित्रों गण संधि। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये जो मैंने बोर्ड पे कुछ संधियां लिखी हैं श्याम पट पे और श्वेत पट पे संविधान, इन संधियों को आप करेंगे और करके भी जो नियमित रूप से YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जो जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम में भेज देंगे। वरना YouTube के शुरुआत के अंदर जो फोटो लगी हुई आती है मेरी, उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी अगर भेजना चाहते हैं इसकी फोटो खींच करके भेज सकते हैं। ठीक है, अभी इतना बड़ा हमारा कुनबा नहीं बना है कि सब पर ध्यान न दिया जा सके।
जब ऐसा हमारा कुनबा बन भी जाएगा तब हम कोई नई व्यवस्था भी कर लेंगे, लेकिन ध्यान प्रत्येक छात्र पर जरूर रहेगा। तो ये कर लीजिए आप। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद, नमो नमः। कल फिर मिलते हैं एक नई संधि के साथ, वृद्धि संधि के साथ, और वृद्धि संधि भी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे हम। और मैंने इस संधि के अंदर दोनों तरीके बता दिए हैं। जो मैंने कुछ अलग तरीका था वो शुरुआत में करवाया, और जो एक सामान्य रटा रटाया तरीका जो मैं नहीं करवाना चाहता था। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, वो सोचते हैं थोड़ा आसान मिल जाए, तो उनके लिए मैंने आसान वाला भी वो तरीका बोर्ड पे बता दिया था। आप दोनों देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमो नमः, पुनर्मिलामः।